बेला प्रिंटिंग आज का पहला टॉपिक है। बेला प्रिंटिंग। बेला प्रिंटिंग क्या है भाई, क्यों चर्चा में है? ये लुप्त होने वाली है, लुप्त होने का खतरा है, इसको लुप्त होने का खतरा है, इसलिए ये चर्चा में है क्या? कहाँ पर है ये? कच्छ। कच्छ मतलब गुजरात। गुजरात में एक गांव है बेला, और उस बेला गांव में एक पारंपरिक शिल्प कला है। पारंपरिक शिल्प कला है जिसका नाम है बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। गुजरात है, गुजरात के कच्छ में है, कच्छ में बेला गांव है, पारंपरिक शिल्प कला है, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग नाम है पूरा इसका। होता क्या है ये, लिख लीजिए। कपड़ों पर बोल्ड, कपड़ों पर बोल्ड और सटीक डिजाइन, सटीक डिजाइन के साथ प्रदर्शित की जाने वाली पारंपरिक दीर्घकालिक सम्मानित कपड़ा कला है। कपड़ा कला है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और याद रखना, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात है, तो इसका व्यापार होता था बेला गांव, ठीक है, बेला गांव से सिंध के बीच व्यापार होता था इसका, ठीक है। इससे संबंधित जो समुदाय है, संबंधित समुदाय का क्या नाम है, तो नाम भी लिख लो, खत्री। खत्री समुदाय इससे संबंधित है। एक चीज और याद रखना, प्रतिरोधी प्रिंटिंग का समावेश किया गया इसमें। अब जो प्रतिरोधी प्रिंटिंग का समावेश हुआ है, इसमें क्या होता है ना, प्रतिरोधी में कपड़े के विशिष्ट क्षेत्र को डाई का प्रतिरोध करने के लिए मिट्टी या फिटकरी जैसे पदार्थों से उपचारित किया जाता है। लिख सकते हैं, कपड़े को मिट्टी या फिटकरी से क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। उपचारित कपड़ा होता था, ठीक है। और क्यों किया, ठीक है, डाई का प्रतिरोध करने के लिए कपड़े को मिट्टी या फिटकरी से उपचारित किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें डिजाइन्स बनाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का संयोजन भी होता है। प्राकृतिक रंग कौन कौन से यूज किए जाते हैं? अब इसमें जो प्राकृतिक रंगों का संयोजन है, ये आकर्षक होते हैं थोड़े से, और ये अपने प्राकृतिक रंग के साथ साथ आप लिख सकते हैं ग्राफिक रूपांकन के लिए फेमस है, रूपांकन के लिए प्रसिद्ध है, ग्राफिक रूपांकन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृतिक और वनस्पति स्रोतों से रंगों को पाया जाता है, रंगों को बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज, इसकी विशेषता अगर लिखें हम लोग, तो विशेषता भी लिख लीजिएगा, हाथी घोड़ा जैसे रूपांकन को दर्शाने के साथ रेखाओं का व्यापक उपयोग, रेखाओं का व्यापक उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एजेंसी भी है, एजेंसी का नाम लिख लीजिएगा, हस्तशिल्प
विकास आयुक्त कार्यालय। ये क्या भाई? ये राष्ट्रीय एजेंसी है, पहली बात तो ये लिख लो, राष्ट्रीय एजेंसी है। क्या करती होगी? देखो, हस्तशिल्प विकास का मामला ही है, तो जाहिर सी बात है ये भारतीय हस्तशिल्प की क्या करती है? भारतीय हस्तशिल्प की उन्नति, संवर्धन संवर्धन और निर्यात के लिए समर्पित है। निर्यात के लिए समर्पित है, समर्पित है। ठीक है, हो गया। जी सर। इसके साथ साथ ये भी लिख लीजिए, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करती है। अच्छा, हम इससे पहले एक हमने बात कर रखा आप लोगों से, कच्छ अजरख की। आप लोगों को पता है कि कच्छ अजरख क्या है? कच्छ अजरख, अजरख के बारे में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। उसको अभी जीआई टैग दिया गया था, अप्रैल या मई वाले करंट अफेयर में था ये टॉपिक, हमने नोट्स में लिखवा रखे हैं, है ना? कच्छ अदरक है सर। अजरख, अजरख गुजरात में जीआई टैग हाँ, मिला। गुजरात में है। ठीक है, और ये भी जो कच्छ अजरख है ना, ये भी कपड़े पर रंगाई की एक शिल्प कला है, कच्छ अजरख। ठीक है, ये भी सिंध, कच्छ, बाड़मेर क्षेत्र में हाँ, कपड़ा पर सिल्क इसका महत्व है। हाँ, ट्रेडिशनल। बिल्कुल। इसमें हमने 3 समुदायों का नाम भी लिया था, रबारी, मालधारी और अहीर। जो खाना बदोश पशुपालक कृषि समुदाय होता है ना, ये अजरक मुद्रित कपड़े को पगड़ी के रूप में यूज करते हैं, लुंगी के रूप में भी यूज करते हैं और स्टॉल के रूप में भी यूज करते हैं। बात करेंगे चौसिंगा की। चौसिंगा क्या होता भाई? अरे चौसिंगा मतलब 4 सींग वाला होगा। हाँ, जिसके 4 सींग वही चौसिंगा होगा। तो अभी ये देखा गया कहीं पे। पहली बात तो याद रखना, दुर्लभ प्रजाति है ये, दुर्लभ प्रजाति होती है। कहाँ पर देखी गई है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया, पहली बार देखा गया है। सर दुर्गावती के बारे में क्या लिखे? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सर एमपी में है क्या? ये क्या? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब चौसिंगा के बारे में ये पता हो गया कि 4 सींग वाला कोई हिरन है। लिख लो ना हो तो, 4 सींग वाला हिरन, हिरन है ये। छोटा बोविड मृग, ये भी लिख लो। एशिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा, एशिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा मृग होता है ये। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द यूज हुआ है बोविड। बोविड शब्द क्या है? बोविड शब्द के बारे में लिख लेना ऐसे करके, 2 खुर वाले, 2 खुर वाले और जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर, सॉरी, जुगाली करने वाले जानवर या स्तनधारी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस
क्वाड्री कोर्निस इसका वैज्ञानिक नाम है। कहाँ पर पाया जाता है? भारत और नेपाल में स्थानिक रूप से पाया जाता है। स्थानिक रूप से पाया जाता है। कहाँ पर मिलेंगे? एक चीज और याद रखना, ये जो भारत नेपाल में देखने को मिल रहा है ना, भारत में भी देखा जाए तो हिमालय के तराई से लेकर दक्कन के पठार तक पाए जाते हैं। भारत में दक्कन के पठार तक पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह मिलेगा। ठीक है। वैसे ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ शुष्क पर्णपाती जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है। जल निकायों के पास घास और झाड़ी ही तो खाएंगे, तो रहेंगे भी उसी के आसपास, है ना। घास से जिसको मतलब है वो घास ही के ना पास जाएगा, वहीं रहेगा फिर। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। एक चीज और याद रखना, ये जो 4 सींग होती है ना, ये सींग जो होती है वो सिर्फ नर के पास होती है बस। सींग नर के पास होती है, मादा में नहीं होती है, ये भी याद रखना। और कहाँ कहाँ होता है? तो सींग आप देखेंगे तो एक जोड़ा सींग इनका मिल जाएगा दोनों कान के बीच में, एक जोड़ा सींग इनका दोनों कान के बीच में पाया जाएगा, और बाकी पाए जाएंगे इनके माथे पर। ठीक है। इस तरीके से ये हमें याद रखना है। एक चीज और याद रख सकते हैं, दिनचर होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। मतलब एकांत बड़ा पसंद है इनको, एकांत प्रिय होते हैं, दिनचर होते हैं। लेकिन कभी कभार ये झुंडों में निकलते हैं, और वो जो झुंड होते हैं ना 3 या 4 के ही झुंड में होते हैं, 150 नहीं होते, 3 या 4। तो झाड़ी खाते होंगे ना सर? हाँ, पेड़ पौधे घास खाते हैं, झाड़ियाँ खाते हैं, यही सब खाते हैं। ठीक है। एकांत प्रिय होते हैं, समूह में भी निकलते हैं, लेकिन वो 3-4 के ही समूह में होते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं होते। संरक्षण की बात करें इनके, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, अधिनियम एक्ट। सर हिंदी में क्या बोले? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आते हैं। ये अनुसूची 1 में शामिल हैं। IUCN में इनको क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में ये संवेदनशील हैं, संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। खतरा इनको वही है जो सबको रहता है, झाड़ियां जंगल की साफ सफाई से इनका आवास खत्म हो रहा है ना। संरक्षित क्षेत्रों और आवास क्षति जो है इसके बीच में जो संपर्क में कमी आ रही है, उसकी वजह से ये इनकी संख्या कम हो रही है। अब इसमें वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, MP में है। पहली बात तो ये याद रखें, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिला है, इन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है ये। MP का सातवां बाघ अभयारण्य है ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है। बाकी इसके अलावा MP में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? अन्य अगर टाइगर रिजर्व देखे जाए MP के, तो एक तो है कान्हा किस लिए नाम सुना होगा? तो कान्हा है, एक है बांधवगढ़, एक है सतपुड़ा, एक है पेंच, फिर है पन्ना, और फिर है संजय डुबरी। ये अन्य बाघ अभयारण्य हैं वहां के MP के। ठीक है ना।
अब ये जो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य बना है, इसमें 2 अभयारण्यों को शामिल किया गया। 2 अभयारण्य कौन-कौन से थे? नौरादेही वन्यजीव और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य। बराबर हो गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है ना? ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी अभयारण्य में आप क्या देख सकते हैं? सिंगौरगढ़ का किला भी है। सिंगौरगढ़ का किला इसी में है, इसी अभयारण्य में है। और याद रखना, ये अभयारण्य नर्मदा और यमुना नदी घाटी के बीच में है। ठीक है, ये बात भी हमको याद रखनी है। ओके, अभी कुछ एक काम चल रहा है वीरांगना के साथ, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के साथ, मतलब पन्ना और वीरांगना के बीच में हरित गलियारा बनाए जाने की बात चल रही है, मतलब काम चल रहा है। ठीक है, हो गया? यहाँ तो कोई Yes, sir. दिक्कत किसी को? अभी जल्दी में एक अमर गुफा है, अमर गुफा चर्चा में रही है। अमर गुफा चर्चा में क्यों रही? अपमान की वजह से चर्चा में रही। किस धर्म से संबंधित है? तो सतनामी संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। सतनामी संप्रदाय का धार्मिक स्थल है ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? मध्य छत्तीसगढ़ एरिया में पड़ता है। ठीक है, और इस अमर गुफा को एक और नाम दिया जाता है जैत खाम। जैत खाम भी कहते हैं इसको, ये भी याद रखना है। ठीक है, और याद रखना, ये जो जैत खाम है, नाम सुना होगा संत गुरु घासीदास, सुना है कि नहीं? संत गुरु घासीदास का जन्म स्थान है 18वीं सदी में, इनका जन्म हुआ था यहीं पर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सतनामी संप्रदाय के बारे में अगर जानना चाहें, लेकिन जानना चाहिए, जो सतनामी संप्रदाय है ना, कबीर दास द्वारा प्रचलित, इसका अर्थ होता है सच्चा नाम। ठीक है, सच्चा नाम। कब इन्होंने प्रचलित कराया इसे? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, ये बात है। सर, ये सच्चा नाम क्या है? ये जो सतनामी है ना, सतनामी का अर्थ है सच्चा नाम। सत मतलब सच्चा, नाम मतलब नाम, सच्चा नाम जिसका है वो है सतनामी। ठीक है, ये ओके, ये हमें याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, इस सतनामी संप्रदाय की स्थापना की अगर हम बात करें, ये तो प्रचलित करवाया इन्होंने, लेकिन इनके एक शिष्य हैं, शिष्य नहीं होंगे, इनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली होगी उन्होंने, तो लिख सकते हैं कबीर की शिक्षा से प्रेरित होकर वीरभान नाम है इनका, जो भिक्षु हैं ये, इन्होंने नारनौल में 1657 में स्थापना की थी। नारनौल मतलब हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है,
और याद ये भी रख सकते हैं नॉर्मल तरीके से कि जो सतनामी संप्रदाय के शुरुआती जो सतनामी संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, वो कौन थे? वो ज़्यादातर लोग चमड़े का काम में संलग्न लोग रहते थे। जो सतनामी संप्रदाय में जुड़े हुए शुरुआती लोग थे, उनमें से ज़्यादातर लोग चमड़े का काम करते थे, तो मतलब अछूत थे वो लोग, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि समय जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे वो लोग अपने पेशे से भी दूर हटते गए, है ना। तो ये हमें इतना याद रखना है। ओके, देखो कबीरदास निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो निर्गुण मतलब निराकार रूप की पूजा करते हैं। सगुण मतलब जो मूर्ति पूजक होते हैं, एक विशेष आकार में मानते हैं भगवान को, वो सगुण होते हैं। सर मुस्लिम लोग भी तो अच्छा, ये जो सतनामी लोग थे ना, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया था, ठीक है। जो सतनामी संप्रदाय के लोग हैं वो अनुसूचित जाति होते हैं भाई, जनजाति नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया है सतनामियों ने। 1672 में पंजाब और हरियाणा में रहने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने विद्रोह किया था। और क्यों किया था सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह? औरंगजेब ने टैक्स बढ़ा रहा था, औरंगजेब बराबर से, जैसे जजिया कर फिर से वसूलना शुरू कर दिया था ना, तो समझो कि जजिया कर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। तो जजिया को पुनर्जीवित करने से संबंधित विद्रोह किया था सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है। कि सतनामियों ने जो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, बाद में विद्रोह को कुचल दिया गया, कई सारे मतलब हजारों सतनामियों को मार भी दिया गया, ठीक है। और यही नहीं, सतनामी संप्रदाय को समाप्त ही कर दिया था औरंगजेब ने, लेकिन फिर से 18वीं शताब्दी में आकर फिर से इस संप्रदाय का जन्म हुआ गुरु घासीदास के साथ, है ना। जो जैत खाम का नाम ले रहे थे, जैत खाम में गुरु घासीदास का जन्म हुआ, और फिर गुरु घासीदास के जन्म के साथ ही 18वीं शताब्दी में फिर से सतनामी संप्रदाय का जन्म हुआ, ठीक है। ये कुछ बात रही है जो हमें सर समाप्त कर दिया गया था, तो फिर जन्म कैसे हुआ? अब जैसे जन्म का कोई वो तो है नहीं, हमने पढ़ लिया वो, उसके बारे में हमको मालूम हो गया, तो हम कह यार ये तो बड़ा बढ़िया है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, क्या दिक्कत है। हमने लोगों को बताया, लोग आकर्षित हुए, साथ में जुड़ते ही गए, बन गया संप्रदाय फिर से तैयार। तो ऐसा हुआ। और याद रखना है, जो गुरु घासीदास है, गुरु घासीदास का जन्म हुआ है, गुरु घासीदास का जन्म 1756 में हुआ था, जैत खाम के पास में, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और जब गुरु घासीदास के द्वारा, देखो शुरुआत में ये तो नारनौल, पहले तो कबीरदास जी ने इसका प्रचलन करवाया सतनामी का, उसके बाद नारनौल में इसकी शुरुआत होती है। नारनौल मतलब हरियाणा में ही, हरियाणा और पंजाब के सतनामियों ने मिलकर औरंगजेब के खिलाफ 1672 में विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने विद्रोह को कुचला, सबको मार भी दिया, सतनामी संप्रदाय समाप्त कर दिया। 18वीं शताब्दी में फिर से जब गुरु घासीदास के जन्म के साथ जब इस सतनामी संप्रदाय का जन्म हुआ, तो उस जगह का नाम है जैत खाम, और जैत खाम जहां पर है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर फिर से 18वीं शताब्दी में सतनामी संप्रदाय का जन्म हुआ गुरु घासीदास के द्वारा, मतलब पुनरुद्धार किया गया, पुनर्जीवन बोला जा सकता है, ठीक है। बात यहाँ पे मुगलों की हो रही थी, औरंगजेब की हो रही थी, तो जाहिर सी बात है मुगल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मुगलों में एक चीज लिख लेना, मुगल काल के पैदल सैनिक, मुगल काल के पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? पियादा, पियादा कहलाते थे। इनके जो पुलिस प्रमुख होते थे उनको क्या बोलते थे? सिकदार, पुलिस प्रमुख सिकदार होते थे। एक किताब का भी नाम लिख लो, इसी मुगल काल से संबंधित है, मासिर ए आलमगीरी। इसके लेखक कौन भाई? साकी
मुस्ताद खान, साकी मुस्ताद खान ने ये किताब लिखी है, और ये किताब लिखी गई है औरंगजेब के समय में। औरंगजेब नाम है भाई, औरंगजेब के समय में लिखी गई थी ये किताब, मासिर आलमगीरी औरंगजेब के समय में लिखी गई। किसके द्वारा? मुस्ताद खान, साकी मुस्ताद खान के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, जी बेडॉट सर। द्वीप, बेडॉट द्वीप चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? ज्यादातर पक्षी समाप्त होने की वजह से चर्चा में रहा, होने की वजह से चर्चा में रहा है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक तूफान आया हुआ था, चक्रवात, यहाँ अप्रैल 2023 में इल्सा, इल्सा चक्रवात आया था। चक्रवात की वजह से अप्रैल 2023 भी लिख लो चाहे तो। इसने क्या किया? 80 से 90% समुद्री पक्षियों को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया था। इन पक्षियों में जो प्रजातियां थी, ये जो पक्षियों की प्रजातियां थी वो कौन सी थी? आप लिख सकते हैं ब्राउन बूबी, ब्राउन बूबी, लेसर फ्रिगेट बर्ड और मास्क्ड बूबी। ये पक्षियों की प्रजातियां हैं। ब्राउन बूबी, मास्क्ड बूबी क्या है? पक्षियों की प्रजातियां हैं। लेसर फ्रिगेट बर्ड तो भाई है, बर्ड है तो बर्ड ही, पक्षी ही है भाई। ठीक है, अब इसमें जो इल्सा चक्रवात था, ये श्रेणी 5 का चक्रवात था। श्रेणी 5 लिख लो इसको, ये भी थोड़ा याद रखना जरूरी है। और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। बेडॉट है कहाँ? बेडॉट द्वीप, अब बेडॉट द्वीप के बारे में। बेडॉट द्वीप कहाँ भाई? तिमोर सागर में, तिमोर सागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप है ये, तिमोर सागर में पड़ता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यूरोपीय यूनियन से संबंधित है ये बात ये याद रखना है इसमें। दूसरी बात ये याद रखना है, यूरोपीय यूनियन में शॉर्ट स्टे से संबंधित है। और जो शॉर्ट स्टे है ना, वो कितना है? 90 दिन का, है ना? सर ये शॉर्ट स्टे लेने के स्वतंत्र लिए रूप उसमें से लागत 12। व्यक्ति रह सकता है, 90 दिन तक स्वतंत्र रूप से व्यक्ति यहाँ पे रह सकता है यूरोपीय यूनियन के देशों में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक चीज ये याद रखें कि ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसकी लागत में अभी 12% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है। मतलब ये है अधिकतम 90 दिन तक आप यूरोपीय यूनियन के देशों में रह सकते हैं इस वीजा के आधार पर, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एक चीज याद रखना, ये वीजा जो है ना, कार्य करने का अधिकार नहीं देता, कार्य करने का अधिकार नहीं देता है। ये बात भी हमको याद रखनी है। और जो शेंगेन देश हैं, शेंगेन देश कितने हैं? 29 देश हैं। ठीक है, इसमें
अब याद रखना, जो भारत के यात्री हैं ना, भारतीय यात्रियों का सबसे प्रसिद्ध गंतव्य है ये, गंतव्य है। इसमें भी कौन कौन से देश हैं जहाँ पे ज़्यादा जाना लोग पसंद करते हैं भारत के? तो फ्रांस जाना पसंद करते हैं ज़्यादा, जर्मनी, ठीक है, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद। प्रसिद्ध के बाद क्या लिखे हैं? लिख लीजिएगा, शेंगन वीजा कोड, शेंगन वीजा कोड प्रत्येक 3 वर्ष समीक्षा को अनिवार्य करता है। समीक्षा को अनिवार्य करता है, ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। अब देखिए, इसमें यूरोपीय संघ के कितने देश हैं? तो 25। यूरोपीय संघ के 25 देश हैं और 4 देश यूरोप के हैं। टोटल कितने हो गए? 29 देश, ठीक है। लिखो, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, एस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, लग्जमबर्ग, हंगरी, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, है ना, लिक्टेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आगे लिखिएगा, एक ऐसे छोटा सा टॉपिक है। केन्या सरकार ने 2024 के अंत तक भारतीय घरेलू कौवे को समाप्त करने की योजना बनाई है। ठीक है, आक्रामक पक्षी हैं ये उनके लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पारिस्थितिक तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से वो ऐसी घोषणा किए हुए हैं। ठीक है, ठीक भाई। यस। अगर लिखना चाहें तो कौवा के बारे में लिख सकते हैं। कॉर्विडे परिवार के अंतर्गत कॉर्वस
स्प्लेंडेंस, ये है, ठीक है। और सामान्य रूप से देखा जाए, ये वाली जो प्रजाति होती है ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाई जाती है, बस, ठीक है। IUCN की कौन सी लिस्ट में शामिल है ये? संकट मुक्त, है ना। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सर शामिल किया अनुसूची गया था। 2 में, अनुसूची 2 में शामिल है, ठीक है। केनिया के बारे में लिख लो फिर। ठीक है, थोड़ा और नीचे करिए। सर इसी में अफ्रीका, इसी बारे में लिख लो। पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में है। राजधानी क्या है? नैरोबी, ठीक है। भूमध्य रेखा पर है ये, भूमध्य रेखा पर है, और साथ ही साथ हिंद महासागर के पश्चिमी तट से सटा हुआ है, पश्चिमी तट से भी सटा है। इसकी सीमा पर देखें तो कौन कौन से देश हैं? इथियोपिया उत्तर में है, ठीक है। सोमालिया उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तंजानिया दक्षिण में है। सर इसमें थोड़ा ऊपर कीजिए। युगांडा, युगांडा पश्चिम में है। और सूडान, सूडान कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। आप ठीक है? ऊपर नीचे ही कराओ सब लोग। क्या लिखे हैं सर? कहाँ क्या लिखे हैं भाई? भूमध्य रेखा के नीचे वाला अगला पॉइंट क्या लिखते हैं? ये सीमा है, सीमा, ठीक है। यहाँ पर एक झील है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया, तीनों देश में फैली हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें तो तुर्काना झील भी यहाँ पे है, तुर्काना झील, तुर्काना झील भी यहीं पर है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट केन्या, और माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची कौन सी है? किलिमंजारो, है ना, सबसे ऊंची है। ये तो सर अफ्रीका पे है ना? अफ्रीका में अफ्रीका। नहीं, तंजानिया में है। अफ्रीका में है, तंजानिया में। सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, दूसरा सबसे ऊंचा हो गया आपका माउंट केन्या, ठीक है। ओके, यहाँ का एक द्वीप है लामू, लामू द्वीप है। और ये आप देखेंगे, ये अभी इस पे डूबने का खतरा मंडरा रहा है, डूबने का खतरा है। क्यों? समुद्र जल स्तर बढ़ने की वजह से। जाहिर सी बात है हिंद महासागर के एरिया में ही होगा कहीं, ये चापाकार आकृति में है, ठीक है। ये भी याद रखने की जरूरत है। यहाँ की एक नदी है ताना नदी, ताना नदी है, जो कहाँ से निकलती है? केन्या पर्वत से निकलती है, ठीक है, हिंद महासागर तक जाती है। केन्या पर्वत से हिंद महासागर, ओके। चलिए, हो गया आप, ठीक है। ये इतना चीज़ें हमें याद रखनी, लेकिन विक्टोरिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, तुर्काना झील, यहीं पे है। केन्या के नाम से इसका नाम पड़ा है केन्या,
अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो सबसे ऊंची तंजानिया में है। लामो द्वीप है जो डूबने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पे एक ताना नदी बहती है जो केनिया पर्वत से निकलती है हिंद महासागर तक जाती है। ठीक है, टॉपिक है नागरहोल टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, नागरहोल मेघालय। कर्नाटक में है, मैसूर और कोडागू जिला में। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा? यहाँ पर एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा। ये चर्चा में क्यों आया? करंट लगने से इसकी मौत हो गई। और ये चर्चा में इसलिए है, इसका करंट लगने से इसकी मौत हुई है इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये मैसूर दशहरा में भाग लेता था, इसलिए ये चर्चा में आ गया। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व से संबंधित घटना है इसलिए नागरहोल चर्चा में है। तो ये कहाँ पे है? मैसूर कोडागू जिला कर्नाटका में है। ठीक है, अगर देखेंगे तो इसके दक्षिण पूर्व में आप बांदीपुर पाएंगे, बांदीपुर है, और दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है? केरल में। इसके दक्षिण पश्चिम में ये पड़ता है वायनाड वाला। ठीक है, एक चीज और याद रखना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, ये बात भी हमको याद रखनी है। पहले इसका नाम हुआ करता था, पहले क्या नाम था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से बहती थी एक नदी है जिसका नाम है नागरहोल। नागरहोल नदी बहती है और इसी नागरहोल नदी के नाम पर इसका नाम नागरहोल टाइगर रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, नागरहोल इसका नाम रखा गया। नागरहोल का वो अर्थ क्या होता है? ये तो जैसे कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया ना नागरहोल। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ होता है सर्प नदी। ठीक है, सर्प नदी इसका नाम है। नागरहोल कन्नड़ भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्प नदी। ठीक है, इसमें जो नागर है ना, नागर का मतलब क्या है? सांप या सर्प, और होल का मतलब क्या है? नदी। तो सर्प नदी हो गया है ना, ये हमें याद रखने की जरूरत है। इसमें दो जलाशय हैं। जलाशय कौन कौन से यहाँ पे? काबिनी है और तारका। काबिनी और तारका जलाशय इसी के अंदर में है। ठीक है, इसको 1988 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, और 1999 में जाकर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये बात भी हमें याद रखनी है। 1999। अब यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती होगी? वनस्पति कौन सी मिलेगी? उष्णकटिबंधीय मिलेगी पहली चीज, अर्ध सदाबहार और शुष्क पर्णपाती, ये वन यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, ये भी बात हमें याद रखनी है। ठीक भाई, वैसे यहाँ पे अगर पेड़ों का नाम लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, शीशम, सागौन, चंदन, सिल्वर ओक, ये इतने यहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जीव जंतु, बाघ, तेंदुआ, एशियाई जंगली कुत्ता भी यहाँ मिलता है, स्लॉथ भालू है, एशियाई हाथी है, गौर है, सांभर, चीतल, मंट, जैक है, चौसिंगा मृग है, जंगली सुअर है, माउस, हिरन भी है। यहाँ पे ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। एक शब्द लिख लेना, हडलू।
हडलू क्या है भाई? जंगलों में पाई जाने वाली, जंगलों में पाई जाने वाली दलदल भूमि, दलदल, सिल्वर के बाद क्या है सर? ओ का? सिल्वर ओक, ओक, दलदल परती भूमि को कहा जाता है हडलू। ठीक है, ये हमें याद रखना। भारत का पहला आत्मघाती, सॉरी, पहला स्वदेशी आत्मघाती लिखना, स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। नाम क्या है? तो नाम लिख लो नागास्त्र, नागास्त्र 1, ये इसका नाम है। ठीक है, ये क्या करेगा? सैनिकों के जान को खतरे में नहीं डालेगा। ये खुद लॉन्च पैड, प्रशिक्षण शिविर, घुसपैठ पर सटीक निशाना साध सकता है। इसकी ये क्षमता है कि किसी सैनिक को अपना जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, ये इन जगहों पर सटीक निशाना लगा लेगा। ठीक है, ये एक चीज याद रखें। एक नाम इसको लिख सकते हैं और नागास्त्र के बारे में, लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर, सॉरी, मंडराने, मंडराने की क्षमता के कारण इसको क्या कहा जाता है? लोइटरिंग, लोइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है। हो गया? इसके बारे में अगर देखें तो अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंड वाली स्थिति में भी काम कर सकता है, में भी काम करने में सक्षम है। ये बात याद रखना है। इसकी रेंज क्या है? लगभग 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है और 2 मीटर की सटीकता के साथ इसमें मतलब जीपीएस भी लगा हुआ है। 2 मीटर जीपीएस भी लगा हुआ है, ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये 200 मीटर की ऊंचाई पर है ना, ऊंचाई पर भी इसका पता नहीं चलता, इसका पता नहीं चल सकता। ठीक है ना, 200 मीटर की अधिक। ठीक है, तो ये कितना पता हुआ? लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता का, इसको लोइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई और ठंड वाली स्थिति में भी काम करने में सक्षम है। रेंज इसका लगभग 30 किलोमीटर का है। 200 मीटर की ऊंचाई पर भी अगर होता है तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, सर ये जो ड्रोन आता है उसे एक चीज चाहे तो इसमें और लिख सकते हैं, 4500 मीटर ऊपर उड़ान भरते हुए सीधे घातक पर हमला कर सकता है, घातक पर हमला कर सकता है ना? ये भी याद रखने की जरूरत है। और इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? नुब्रा घाटी में, लद्दाख, यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है,
जो हम इजराइल या किसी और देश से जो आयात करते थे ना, उससे 40% सस्ता पड़ेगा ये हमारे लिए। हो गया? ठीक है भाई, ये हमें याद रखना है। ओके, ये क्या है? यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024। ठीक है, पुरस्कार 2024। ठीक है, अभी दिया गया है और इसमें 7 संग्रहालयों को चुना गया। 7 संग्रहालयों को चुना गया। अब इस 7 संग्रहालय में से एक अपने भारत में भी है। भारत में कहाँ है? तो लिख लीजिए, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। कहाँ पर है ये? भुज में है। भुज मतलब गुजरात। ठीक ना? तो ये याद रखना है इसमें। अब प्रिक्स वर्सेल्स के बारे में बात करें तो ये प्रिक्स वर्सेल्स जो है 2015 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है, दिया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? तो वैश्विक वास्तुकला और डिजाइन में असाधारण उपलब्धि के लिए, असाधारण उपलब्धि के लिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसी के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब अपने स्मृति वन के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें कि स्मृति वन जो भूकंप स्मारक संग्रहालय है, तो जाहिर सी बात है कि 2001 में आया हुआ था भूकंप, है ना? तो उनके पीड़ितों को समर्पित एक स्मारक पार्क है और संग्रहालय भी है, ये अपना स्मृति वन। इसका उद्घाटन लिख सकते हैं सर। स्मृति और संग्रहालय मंत्र होगा ना सर? स्मृति वन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्मृति और संग्रहालय में अंतर होता है ना? हाँ, यस सर। 28 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसमें 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं। संग्रहालय के बारे में 7 ब्लॉक हैं इसमें और 7 थीम आधारित प्रदर्शनियां हैं इसमें, प्रदर्शनी भी है इसमें। ठीक है, यूनेस्को की प्रमुख परियोजना लिखो। प्रमुख परियोजना क्या क्या है? यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, कब? 1952 में शुरू हुआ। MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में। विश्व विरासत सम्मेलन ये कब आया? 1972 में। एक और लिख लो, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सर ऊपर कीजिए ना इसको। कन्वेंशन। अब हो गया कन्वेंशन, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन कब हुआ था? ये 2003 में। ठीक है ना? अगला है
कावली पुरस्कार, कावली पुरस्कार। ठीक है, अब ये क्या है? उच्च सागर संधि। चलो, उच्च सागर संधि। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिख लीजिएगा। उच्च सागर में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये याद करना रखना है। इसमें एक चीज लिख लेना, राष्ट्रों की सहमति कब बनी? राष्ट्रों की सहमति 2023 में, 2023 में। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, 2023 में राष्ट्रों की सहमति बनी है। उच्च सागर क्या होते हैं? उच्च सागर क्या होता भाई? ऐसा जल क्षेत्र जो राष्ट्रीय नियंत्रण से बाहर हो, राष्ट्रीय नियंत्रण से बाहर हो। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। ठीक है, अर्थक्वेक म्यूजियम। ये चर्चा में क्यों रहा है? कहाँ पर है? यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम सूची में शामिल हुआ। कहाँ पर है? तो गुजरात के भुज में है, गुजरात के भुज में है। इसी के बारे में पढ़े थे, जो प्रिक्स वर्सेल अवार्ड। ठीक है, प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए नामित किया गया, अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, अब ये जो प्रिक्स वर्सेस अवार्ड है, ये क्यों दिया जाता है? इसके बारे में ऐसे लिख लीजिए। तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर और किसके लिए? डिजाइन के लिए। ठीक है, आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए दिया जाता है। ठीक है, हो गया। जी सर। अगला है छत्तरगला। छत्तरगला सुरंग है। ठीक है, कहाँ पे बनेगी? जम्मू एंड कश्मीर में बनेगी। कौन बनाएगा? NHAI द्वारा, NHAI द्वारा इसको बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। कहाँ पर बनेगा ये? बसोहली, बनी, भद्रवाह राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राजमार्ग सड़क परियोजना। ठीक है, ये आप याद रखना। लागत क्या है इसकी? अनुमानित लागत है 4000 करोड़ रुपए। इससे क्या होगा फायदा? कठुआ जिला से डोडा होते हुए कहाँ जाएगी? श्रीनगर के। कठुआ जिला, डोडा, श्रीनगर, इसके बीच में एक नया मार्ग मिल जाएगा। लंबाई की बात करें
तो 6.5 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी, और 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी, दूरी कम होगी, ये भी लिख लेना। ठीक है, अब बात करें ब्लू प्लैनेट पुरस्कार। ब्लू सर कौन प्लैनेट सा साल का है? किसको दिया जा रहा है इस बार? तो दो संस्थाएं हैं, रॉबर्ट कोस्टांजा, रॉबर्ट कोस्टांजा, और दूसरी संस्था, मतलब दो संस्थाएं हैं। ठीक है, ठीक है, रॉबर्ट कोस्टांजा को दिया जाएगा, ये याद रखना है। और एक चीज़ और, इस संस्था की अगर बात करें तो इस संस्था के बारे में लिख लो, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी अंतर सरकारी अंतर सरकारी सर एक बार रिपीट कर दीजिए। और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है। किसके द्वारा दिया जाता है? असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा, असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ की कंपनी है? जापान की संस्था है। ठीक है ना, जापान की संस्था है, इसी के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं मिलता, मतलब व्यक्ति के साथ साथ संगठन को भी दिया जाता है, ये भी याद रखने की जरूरत है। कितना राशि मिलती है? तो $5 लाख, $5 लाख राशि दी जाती है। ओके, हो गया। अगला टॉपिक है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन, वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। ठीक है, इसके अनुसार क्या बताया गया है? 2024 में करीब 4300 भारतीय करोड़पति देश छोड़ सकते हैं। ठीक है, देश छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखना, भारत तीसरे नंबर पे है, तीसरा स्थान है इस मामले में। सबसे पहले स्थान पे चीन है, इस मामले में चीन पहला है, और दूसरे नंबर पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है ना, तो छोड़ने वाली बात है। तो बसने वाले कहाँ, बसाने वाला कौन है? यूएई, लिखिएगा यूएई, यूए मतलब संयुक्त अरब अमीरात, लिख लीजिए संयुक्त अरब अमीरात। विश्व के करोड़पतियों के, विश्व के करोड़पतियों के बसने के लिए, बसने के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है। ठीक है, शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है। टैक्स कम लगता है क्या सर? अभी कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर
घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ ये याद रखना, ये जो कोझिकोड है 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के कौन से साहित्य श्रेणी में शामिल हुआ था, साहित्य श्रेणी में शामिल हुआ था। ठीक है, कोझिकोड कहाँ है? केरल में। केरला में। इसका पुराना नाम क्या था? कालीकट। कालीकट हुई सर, पुराना नाम इसका कालीकट था। ठीक है, यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है, केरल साहित्य महोत्सव। ठीक है, और ये जो केरल साहित्य महोत्सव ये वार्षिक है और यहीं पर मनाया जाता है, यहीं पर मनाया जाता है, इसलिए फेमस भी है। ठीक है, बात समझे? श्रीनगर क्या है? ये विश्व शिल्प नगरी, विश्व शिल्प नगरी। ठीक है, किसने दिया इसको ये उपाधि? विश्व शिल्प परिषद द्वारा दिया गया, परिषद द्वारा दिया गया है। मतलब कहने का है ये भी आपके यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है, नेटवर्क में शामिल है। ठीक है, अब ये दर्जा पाने वाला श्रीनगर बन गया चौथा शहर। ठीक है, चौथा शहर, हाँ, दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर है। तो अन्य तीन कौन हैं? अन्य तीन कौन हैं? मल्लापुरम, मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर। मतलब मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर के साथ साथ श्रीनगर को भी विश्व शिल्प नगरी के रूप में, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना? इससे फायदा क्या होगा? श्रीनगर के हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, इसमें बुनकर, लकड़ी नक्काशी करने वाले, कढ़ाई करने वाले सब शामिल रहेंगे। ओके, ये मल्लापुरा सब केरला में। पराग्वे जून में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा है? आईएसए का 100वां सदस्य देश बना है ना, सदस्य देश बना है। ये शुरू कब हुआ था? आईएसए भारत और फ्रांस के द्वारा शुरू हुआ था। आईएसए की स्थापना कब हुई थी? यूएनएफसीसीसी के 21वें सम्मेलन के दौरान, 21वें सम्मेलन के दौरान, 21वें सम्मेलन के दौरान स्थापना हुई थी। और ये जो सम्मेलन था कहाँ बुलाया गया था? पेरिस में, है ना, पेरिस में बुलाया गया था। आईएसए का उद्देश्य क्या है? लिख लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। इसका मुख्यालय कहाँ पता है? इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, गुरुग्राम, है ना। लिखिएगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ठीक है,
सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ओके, उद्देश्य एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सौर ऊर्जा के अलावा क्या था? सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, और एक है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, ये बेडाउट द्वीप क्यों चर्चा में था? बेडाउट द्वीप क्यों चर्चा में था? यहाँ से जो समुद्री पक्षी प्रजातियां ना वो समाप्त होने के कगार पे, है ना। चक्रवात आया था, इल्सा चक्रवात। इल्सा चक्रवात के चलते भी चर्चा में रहा, उसमें 80 से 90% इसके समुद्री पक्षी समाप्त हो चुके हैं। और जो समुद्री पक्षी हैं उनके नाम भी मास्क्ड बूबी, ब्राउन बूबी, लेसर फ्रिगेट बर्ड, ये सब इसमें नाम है। मास्कट बूबी जी। और जो इल्सा है, ये चक्रवात है। बिल्कुल, तो याद रखना इल्सा जो चक्रवात वो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और ये जो बेडाउट द्वीप वो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप, तिमोर सागर के में पश्चिमी तिमोर ऑस्ट्रेलिया सागर में। जी। वेरी गुड। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 लिख लो इसमें। किसने जारी किया? जारीकर्ता का नाम पहले पता होना चाहिए। जारीकर्ता कौन है? तो पर्यावरण कानून और नीति केंद्र। कौन सा भाई? येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी का पर्यावरण कानून नीति केंद्र। ठीक है, भारत को मिला है 27.6। हाँ 180 देशों में से 76, मतलब 76 नंबर पर भारत है। हाँ 27.6 अंक मिला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो, ऐसे लिखो पहले तो, आदिवासी लोक नृत्य, पहले ये लिख लो। अब इसमें सबसे पहला नाम आएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में एक नाम है रिखमपाडा नृत्य। रिखमपाडा कौन करता है? ये नीसी जनजाति के लोग, नीसी समूह करता है। एक ये लिख लो इसमें, और प्रेम गाथा का वर्णन लिख लो, प्रेम गाथा का वर्णन। ठीक है, बस इतना लिख लो इसमें। और याद रखना, महिलाओं के द्वारा देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए। ओके, दूसरा है पोतुंग। पोतुंग नृत्य है। ठीक है, याद रखना। पोतुंग नृत्य है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा होता है। ये इतना आप लिख लो। कब मनाया जाता है? सोलुंग नामक फसल उत्सव के दौरान। फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। फिर आता है डेलांग नृत्य, सॉरी डेलांग नृत्य आता है। ये पुरुषों का है, पुरुष द्वारा किया जाता है। कब मनाया जाता है? एटोर उत्सव के दौरान, एटोर उत्सव के दौरान। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है? डेलांग उत्सव, डेलांग नृत्य में खेतों को, जो खेत होते ना उनको जानवरों से बचाने के लिए उनके चारों तरफ बाड़ बनाई जाती है,
या फिर उनकी मरम्मत की जाती है डेलांग नृत्य में। ठीक है, एक आता है दामिडा। दामिडा नृत्य क्या होता है? अपतानी लोग, अपतानी समुदाय करता है ये काम, ये नृत्य। ठीक है, अपतानी समुदाय ये नृत्य करता है। ओके, और किसके द्वारा किया जाता है? महिला द्वारा, ये भी महिला द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कृषि से संबंधित अनेक पहलुओं को दर्शाया जाता है। ओके, दामिडा नृत्य है। एक आता है चाम। चाम नृत्य आता है, ये क्या होता है? मोनपा लोग करते हैं, मोनपा समुदाय, मोनपा समुदाय करता है। और मोनपा समुदाय कौन है? महायान, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, बात समझे? इसमें 22 प्रकार के नृत्य होते हैं, सबको मिला के चाम बोला जाता है। इसमें एक नाम है फाचाम। फाचाम जो एक अकेला व्यक्ति करता है, अकेला व्यक्ति भिक्षु बनता है। इसमें भिक्षु की पोशाक पहनता है, पोशाक में, भिक्षु के पोशाक में सुअर का मुखौटा लगाता है, सुअर का मुखौटा पहनकर किया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो एक नाम आता है सनाग चाम। सनाग चाम, इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें 12 लोग होते हैं, 12 नर्तक होते हैं। ठीक है, और ये सब तांत्रिक पुजारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पुजारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, सनाग चाम है। अब आसाम के नृत्य कौन कौन से हैं? आसाम में एक नाम आता है बागरुम्बा। बागरुम्बा ये किसके द्वारा होता है? बोडो महिला द्वारा, बोडो महिला द्वारा होता है। वसंत ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में होता है। किसके लिए होता है? समृद्धि और कल्याण के लिए। किसके समृद्धि कल्याण के लिए? अपने समुदाय के लिए भाई, है ना, प्रार्थना करते हैं इसमें। फिर एक होता है गुमराग सोमन। गुमराग सोमन किसके, कौन करते हैं? मिसिंग लोग करते हैं, मिसिंग लोग, मिसिंग समुदाय। ठीक है, और ये क्या लिखे? सनाग है कि रानाग है? सनाग है ये। ठीक है, मिसिंग समुदाय द्वारा किया जाता है ये। और ये कब किया जाता है? वसंत ऋतु में ही होता है ये भी। लेकिन वसंत ऋतु में कब होता है? बीज बोने का त्योहार, बसंत ऋतु में बीज बोने का त्योहार है ये। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक है रिटनोंग। सर क्या लिखे है? गुमसा, ये क्या है? गुमराग, गुमराग सोमन है। रिटनोंग चिंगड़ी, चिंगड़ी। लिंगपम सौकयोन, सौकयोन। और हाचा हेकर, हाचा हेकर नृत्य। ये किसके द्वारा होता है? ये किरकी समुदाय द्वारा किया जाता है, सॉरी कार्की समुदाय द्वारा। ठीक है, ये भी कृषि से जुड़ा है। अभी तक लगभग जितना हमने पढ़ा वो सब कृषि से ही जुड़े हुए हैं ना। एक है निमसो केरुंग और दूसरा है बंजार केनन, बंजार केनन। ये जो दोनों हैं मृत्यु संबंधी रस्म से जुड़े हैं, मृत्यु संबंधी रस्म से जुड़े हैं। ठीक है,